आज की क्लास में हम लोग कंक्रीट टेक्नोलॉजी का प्रीवियस ईयर का एक पेपर देखेंगे। इसमें हम लोग न केवल पेपर देखना है बल्कि उसका सॉल्यूशन भी, और साथ साथ जो लोग पढ़े हैं नहीं पढ़े हैं उन सब के लिए बेनिफिशियल होने वाला वीडियो। यदि आप ढंग से केवल वीडियो को देख भर लेते हैं, केवल देख भर वीडियो को लेते हैं, तब भी आप फेल नहीं होंगे। ऐसे एक दो वीडियो अगर आपने देख लिए तो आप फेल नहीं होने वाले हैं। ठीक जाएगा आपका एग्जाम, ठीक है, क्योंकि थोड़ा बहुत सबने कुछ ना कुछ देखा होगा। एग्जाम आने वाला है तो एक बार देख लीजिए पेपर कैसा आता है और कैसे उसको सॉल्व करना है। पेपर में जहाँ गलतियाँ होंगी, सॉल्यूशन तो साथ में रहेगा, लेकिन जहाँ गलतियाँ रहेंगी उसको मैं ठीक भी कराऊंगा आपको, ठीक है। चलिए वन बाय वन पेपर को देखते हैं। सबसे पहले क्या पूछा गया है यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले हम लोग से बोला गया, पहले देख लीजिए, 2.5 घंटे का पेपर होता है आपका और 50 नंबर का पेपर होता है, ठीक है। सभी प्रश्नों को हल कीजिए, लेकिन प्रश्न नंबर 1 में लिखा गया है निम्नलिखित इसके में 2 भागों के उत्तर दीजिए। देखिए, करना तो सभी प्रश्नों को रहेगा, लेकिन केवल 2 भागों के उत्तर देने का मतलब, कई जैसे 5 क्वेश्चन रहेंगे, सब में से 2 भाग का आंसर देना रहेगा आपको, और 3-3 या 4-4 ऐसे रहेंगे। तो सबसे पहले वाले में बोला गया है कि पहले का अ ब 2 क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया, अ और ब में से, और बोला, अच्छा, पहला बोला कि स्रोत आकार और आकृति के अनुरूप मिलावे के विभिन्न कौन कौन से हैं वर्णन करो, अथवा मिलावे की विशिष्टियों का संक्षेप में वर्णन करो। यहाँ पे क्वेश्चन एक ही है, ये पहले का अ ब जरूर लिखा है, मतलब देखा यहाँ पे लिखा गया पहले का ये, तो आपको या तो ये कर देना है, अथवा मतलब या तो ये कर देना है, दोनों में से कोई एक कर दीजिए। सुनिए ध्यान से, आप दिमाग में आ रहा होगा कि सर 2 में से एक, यहाँ तो लिखा है कि नहीं 2 भागों के उत्तर दीजिए। ध्यान रखिएगा, पहले का अ ब जो लिखा है ना, उसमें से कोई एक करना है, लेकिन पहले का अ मान लीजिए आपने आंसर दे दिया, अ के बारे में आपने आंसर पूरा दे दिया, ठीक है। उसके बाद देखिएगा यहाँ पे, तो पहले का फिर ब भी आएगा, ठीक है ना। मैं आपको दिखा देता हूँ, पहले का ब अलग आएगा, और सॉरी, उसमें एक सेकंड रुकिए, मैं दिखाता हूँ आपको। देखिए तीसरा, तो ये आपका मिलावा हो गया, और उसके बाद देखिए यहाँ पे इनको समझ, अब देखिए पहले का ब यहाँ आया, मिलावे की विशिष्टियों का वर्णन करिए, ये ब हो गया। और उसके बाद देखिए यहाँ पे पहले का स भी है, ये ध्यान रहे, पहले का स भी है, और सुघट्ट अवस्था में कंक्रीट के पृथक्करण का वर्णन कीजिए। वहां नहीं लिखा था, लेकिन पहले में अ ब और स 3 क्वेश्चन है, और उसमें से कोई 2 आपको करना है, यही लिखा गया है। समझ गए होंगे मैं बात क्या कहना चाहता हूँ। तो अब बात यहाँ पर ध्यान दीजिएगा जरा ध्यान से। पहला, तो सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन को देखते हैं वन बाई वन, क्या कहा गया। तो 3 में से 2 करना है, लेकिन आपको तीनों के आंसर आने चाहिए। पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, सबसे पहले क्वेश्चन कि मिलावे, यहां बोला कि मिलावा का वर्गीकरण कीजिए और मिलावे की महत्वपूर्ण विशेषताएं क्या है। एक बात बताइए, मिलावा का यही ना है कि स्रोत, देखिए एक बात बताइए, पहला है, कह रहा है कि स्रोत आकार और आकृति के अनुरूप मिलावे के विभिन्न प्रकार कौन कौन से हैं वर्णन करें, और मिलावे की विशेषताओं का वर्णन करें। तो ये आपका पहला आंसर दे रहा है, पहला प्रश्न। और जो है ये बोला वर्गीकरण कीजिए, वर्गीकरण में हमने आ गया मिलावे का वर्गीकरण। अब मिलावे को इतने आधार पर वर्गीकृत किया जा सकता है। मिलावा मतलब एग्रीगेट, जो कंक्रीट का कौन सा भाग है, एक भाग तो सीमेंट या कोई भी बाइंडिंग मटेरियल होता है, दूसरा भाग एग्रीगेट होता है, तीसरा पानी होता है। एग्रीगेट में कोर्स और फाइन 2 एग्रीगेट होते हैं। तो देखिए जो एग्रीगेट होते हैं वो इन आधारों पर बांटे जा सकते हैं। इन आधारों पर बांटे जाने का मतलब हुआ कि वो सोर्स के आधार पर नेचुरल या आर्टिफिशियल टाइप के हो सकते हैं, माप के आधार पे कोर्स, फाइन और ऑल इन एग्रीगेट हो सकते हैं, आकार के आधार पर, शेप के आधार पर, आकार मतलब उन कैसे दिख रहे हैं, ठीक है ना। यहाँ पे आकार नहीं होगा बल्कि यहाँ पर आकृति होगा, आकृति के आधार पर, ठीक है ना। आकृति मतलब वो कैसे दिख रहे हैं, उस आधार पे ये राउंडेड हो सकते हैं, ये सेमी राउंडेड हो सकते हैं, ये एंगुलर हो सकते हैं, ये फ्लैकी हो सकते हैं। ये सब नाम आप लोगों ने सुना होगा। इनके आधार पर, भार के आधार पर हैवी हो सकते हैं और लाइट वेट हो सकते हैं। बात समझ रही। वन बाय वन सबको देखेंगे। स्रोत के आधार पे नेचुरल एग्रीगेट है, आर्टिफिशियल एग्रीगेट है, बिल्कुल। अब नेचुरल एग्रीगेट क्या हो, दोनों को थोड़ा थोड़ा डिफाइन करना है। 5 नंबर में रहेगा तो थोड़ा थोड़ा केवल बोलते हुए चले जाएंगे सबके। मिलावे का वर्गीकरण कीजिए, यदि 5 नंबर में क्वेश्चन आता है तो 1.5 पेज तक लिख सकते हैं आप इसमें, क्योंकि लिखने के लिए काफी कुछ ज्यादा है इसमें। कुछ क्वेश्चन 5 नंबर के होंगे लेकिन कम में भी हो जाएंगे, उनको आप ज्यादा नहीं लिख पाएंगे, लेकिन ये लिखने वाला क्वेश्चन। जिससे प्राकृतिक मिलावा कहाँ पाया जाएगा, नदी नालों की तली, देखे होंगे कंकड़ वगैरह जो पाया जाता है नदी नालों की तली में, ग्रेवल वगैरह, वो एक तरीके से काम करता है। भूमि में गड्ढे खोदकर तथा खदानों से निकाला गया मिलावा प्राकृतिक मिलावा कहलाता है। यह मिलावा
चट्टानों के वायुमंडलीय प्रभावों के कारण विघटन से बनता है, मतलब स्टोन्स वगैरह के टूटने से बनता है, अपने आप टूटने से, हम नहीं तोड़ते हैं, वो अपने आप टूटने से बनता है। आग्नेय यानी इग्नियस अवसादी और तथा कायांतरित चट्टानों को तोड़कर प्राकृतिक मिलाव प्राप्त किया जा सकता है। अब बालू व बजरी प्रायः नदी तलों से निकाली जाती है, कुछ स्थानों पर भूमि में गड्ढे खोदकर भी बालू निकाला जाता है, पत्थरों को संदलित करके भी बालू, पत्थरों को तोड़ करके क्रश करके भी बालू बनता है। नदी नालों से निकाला गया बालू उत्तम गुणों वाला और सस्ता पड़ता है। जो नदी नालों से बालू निकलती है ना, उत्तम गुणों वाली होती है और सस्ती भी पड़ती है। जो बालू क्रश करके बनाया जाता है थोड़ा महंगा पड़ता है, हालांकि वो कुछ मामलों में अच्छा भी, क्योंकि दानेदार और मोटा और ग्रेडेड होता है वो। ठीक है। खदानों से निकाले गए बड़े बड़े पत्थरों को संदलकों से तोड़कर गिट्टी बनाई जाती है। इस गिट्टी को चालनियों से छान कर अलग अलग मापों में ढेर कर लिया जाता है। ग्रेनाइट, बेसाल्ट, बलुआ पत्थर, चूना पत्थर से बनाया गया मिलावा उत्तम गुण वाला। अब कृत्रिम मिलावा क्या है? कृत्रिम का देखिएगा, ईंटों की रोड़ी, झोंका भट्टी का धातु मल। देखिए यहाँ पे ईंटों की रोड़ी और झोंका भट्टी, मतलब जो आपका भट्टी होती है उसमें से जो निकलने वाला स्लैग होता है, कचड़ा होता है, जिसमें कि जैसे मान लीजिए कोई लोहे को पिघलाने वाली भट्टी है, उस भट्टी में से जो कचड़ा निकलता है उसमें आयरन की काफी मात्रा होती है, मजबूत मिलावे का काम करता है, तो कृत्रिम मिलावा है। फेनल स्लैग है। उसके बाद आपका आता है सैल आदि कृत्रिम मिलावा होगा। तो पकी हुई दग्ध ईंटों को, मतलब जो ईंटें हैं उनको तोड़ तोड़ के गिट्टी जो बनाई जाती है, तोड़कर ईंट की रोड़ी बनाई जाती है। इन मिलावों का प्रयोग स्थूल कंक्रीट कार्य में किया जाता है। ईंटों की रोड़ी उच्च सामर्थ्य वाली कंक्रीट तथा प्रबलित सीमेंट कंक्रीट में प्रयोग नहीं किया जाता है। ईंट की रोड़ी को हल्के कामों में प्रयोग किया जाता है, हाई स्ट्रेंथ की कंक्रीट में इनका प्रयोग नहीं किया जाता है। अब ये तो था कि इनके कहां से मिल रहे हैं, स्रोत के आधार पर। स्रोत मतलब कि मिलावों का स्रोत क्या है, मिलावे कहां से मिल रहे हैं। लेकिन यदि हम लोग बात करें इनकी माप के आधार पर मिलावों का वर्गीकरण, माप के आधार पर मिलावों का वर्गीकरण मतलब कि साइज कैसी, तो तीन टाइप के होंगे। एक होगा फाइन एग्रीगेट, एक होगा कोर्स एग्रीगेट, एक होगा ऑल इन एग्रीगेट। अब फाइन किसको कहेंगे? विच पासेस फ्रॉम 4.75 mm, 4.75 mm की चालनी से पास हो जाने वाला फाइन है। इस पर रुक जाने वाला कोर्स है। और जो दोनों का मिला जुला रहता है वो इसका पीडीएफ, जो ये आप पढ़ रहे हैं इसका पीडीएफ आपको ऐप पर मिल जाएगा। एप्लीकेशन में, एप्लीकेशन डाउनलोड करके आईडी बना लीजिएगा। स्टडी मटेरियल में, फ्री स्टडी मटेरियल में बिना किसी चार्ज के सब अवेलेबल है। ये जो पीडीएफ है, इंपॉर्टेंट नोट्स है, ये सब के लिए एप्लीकेशन रखा करिए। बाकी आप पेड कोर्स ले रहे हैं तो नहीं। अभी अगर आप देख रहे हैं इसको और 4th सेम का कोर्स लेना चाहते हैं, ठीक है, तो जो भी आपका सेमेस्टर हो उसकी कोर्सेज अवेलेबल है। बड़ा अफोर्डेबल चार्ज में हम लोग नोट्स और वीडियो दोनों देते हैं, तो आप जा करके ऐप पर वो देख लीजिएगा। बाकी बहुत सारे फ्री मटेरियल भी हैं, तो आप उसको भी ऐप से ले सकते हैं। तो ऐप डाउनलोड करके स्टडी मटेरियल से पूरा पीडीएफ मिल जाएगा। लेक्चर सुनने के बाद पीडीएफ को केवल एक बार देखना है, एक बार पढ़ना है बस पीडीएफ को, ज्यादा देर नहीं, बस एक बार। तो अब एक चीज जान लीजिएगा, महीन मिलावा वह है जो 4.75 mm की आईएस चालनी से 90% से ज्यादा भाग पारित हो जाए, ठीक है ना, और उस पर 4.75 पारित ना हो। मोटा मिलावा कौन सा होगा? देखिए एक लाइन में लिखा है, वह मिलावा जिसका 90% से ज्यादा भाग 4.75 mm की चालनी से छानने पर पारित न हो। तो जो रुक गया वो मोटा, जो पास हो गया वो पतला, और जो दोनों का मिला जुला रूप है उसको क्या कहेंगे? कौन सा मिलावा कहेंगे? उसको हम लोग ऑल इन एग्रीगेट यानी मिश्र मिलावा कहेंगे, ठीक है ना। तो ये होगा भैया आपका मिलावों का वर्गीकरण साइज के आधार पर। अब देखिए मिश्र मिलावा को ऊपर भी लिखा गया है साइज के आधार पर कि ऐसा मिलावा जिसमें मोटा महीन दोनों प्रकार के मिलावे उचित अनुपात में मिला रहता है, महीन मिलावा कहलाता है, ठीक है। अब बात करते हैं हम लोग आकार यानी शेप। शेप में गोल हो सकता है, आंशिक गोल, एंगुलर और फ्लैकी एंड एग्रीगेट। आप लोग सब जानते हैं गोल मतलब क्या होता है, गोल गोल मिलावे होंगे लगभग। और एक होता है सेमी राउंडेड, मतलब गोल रहेगा लेकिन मतलब स्मूदन रहेगा लेकिन थोड़ा उबड़ खाबड़ रहेगा। एंगुलर जो होता है उसमें कोने काने ज्यादा ऐसे ऐसे निकले रहेंगे, ऐसी गिट्टी जो ऐसे ऐसे, मतलब ऐसे इस टाइप के एंगुलर टाइप का शेप बनाएगी, तो इसको एंगुलर टाइप का एग्रीगेट कहते हैं। सबसे बढ़िया इसमें से कोई है तो वो एंगुलर एग्रीगेट होते हैं। ये सब अच्छे नहीं है। क्यों अच्छे नहीं है? रीजन इनके पीछे। गोल मिलावा जो होता है ना उनके बीच में अंतर्गठन यानी इंटरलॉकिंग अच्छी नहीं होती है, तो उनकी स्ट्रेंथ कम हो जाती है। आंशिक इनकी सुकारता बड़ी अच्छी होती है। सुकारता मतलब होता है कि ये आसानी से, ये वाले मिलावे फंसते हैं, तो फंसना एक तरह से अच्छा भी है। काम करते समय ना फंसे, मतलब जब कंक्रीट को बिछाना हो तो बड़ी आसानी से कौन सा बिछेगा? गोल गोल वाला। लेकिन जो एंगुलर वाले होते हैं बिछाते समय दिक्कत करेंगे, लेकिन इंटरलॉकिंग अच्छी होने के कारण इनकी मजबूती भी क्या होती है? अच्छी। तो एक नंबर का मिलावा जो होता है वो कौन सा होता है? एंगुलर एग्रीगेट होता है, ठीक है ना। अब इन सब के बारे में थोड़ा थोड़ा सा बताया गया है, उसको पढ़िएगा। और मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ सीधे सीधे नुकीला या कोड़ी मिलावा के बारे में।
इस मिलावे के कण स्पष्ट किनारों और रुक्ष सतह वाले होते हैं। मिलावे में रिक्तता अनुपात प्रतिशत काफी अधिक होता है। कणों के स्नेहन के लिए पानी की आवश्यकता पड़ती है। एक चीज सिंपल जान लीजिएगा कि यहाँ पे लिखा है कि कोणीय कणों का अंतर्गठन उत्तम, अंतर्गठन मतलब वही इंटरलॉकिंग, जिस कारण इनमें अभिलाख का विकास संतोषजनक होता है। मतलब ये आपस में एक बार ऐसे गुंथ जाएं तो ये निकल नहीं पाते हैं। तो इससे क्या होता है, कंक्रीट पे लोड लगेगा, गोल गोल मिलावे, सच मान लीजिए कोई कंक्रीट है, ठीक है, उसमें पूरा ऐसे गोल गोल मिलावे भरे हैं, तो ये आपस में फंसे नहीं रहते हैं, अच्छे तरीके से गूंथे नहीं रहते हैं, ठीक है। जबकि कोने कोने वाले रहेंगे ऐसे, तो ये आपस में क्या रहते हैं, इंटरलॉक्ड होते हैं। इंटरलॉक्ड मतलब आपस में एक दूसरे से फंसे रहते हैं कहीं ना कहीं, तो ये इंटरलॉक्ड होते हैं, इसलिए अच्छा होता है। इसलिए इस कारण से उच्च सामर्थ्य वाली कंक्रीट में कोणीय मिलावे को वरीयता दी जाती है। और एक चपटा या पथरील मिलावा होता है जो जरूरत से ज्यादा पतला होता है। इसमें दो टाइप के होते हैं, एक होता है फ्लैकी और एक होता है इलोंगेटेड। दो टाइप के होते हैं इसमें। जो अब फ्लैकी किसको बोलेंगे, यदि आप बोल रहे हैं कि 20 mm का मिलावा है हमारा, इसका मतलब आपने औसत साइज जान ली 20 mm है, मिलावे की औसत माप कितनी है 20 mm है। तो यदि आपने एक गिट्टी ली, उसमें सारी गिट्टियों को छान के देखा कि औसतन 20 mm की सब गिट्टियां हैं, लेकिन उसमें से कुछ गिट्टियां ऐसी हैं, कुछ ऐसी पतली गिट्टियां हैं जिनकी माप, जिनकी न्यूनतम माप इसके 3/5 से भी कम, यानी 3/5 से अगर करें इसको तो 12 mm से भी यदि कम आ रहा है, कोई कोई इतना 20 mm की गिट्टी है लेकिन एक कोई ऐसा है जो 12 mm से भी पतला है, तो उसको कहेंगे कि इन गिट्टियों में वो एक गिट्टी जो है वो पतरिल है। पतरिल मतलब है फ्लैकी है। और यदि कोई ऐसा है जो काफी लंबा है, बड़ा है, यानी 9/5 गुने से ज्यादा हो जाए, 3/5 से कम और 9/5 से गुना, दोनों रिजेक्टेड है। जो जरूरत से ज्यादा कम हो जाए वो भी रिजेक्टेड, जो जरूरत से अधिक हो जाए वो भी रिजेक्टेड। 9/5 का 20 से करेंगे तो ये 4, और ये कितना हो जाएगा 45 mm, सॉरी 36 mm, कितना हो जाएगा आपका 36 mm। तो यदि 20 mm औसत साइज है तो कोई भी ऐसा नहीं होना चाहिए जो 12 mm से कम हो या 36 mm से ज्यादा हो। तो इस चीज का ध्यान रखते हुए हम लोग करते हैं। तो पथरील कण, जब किसी कण की न्यूनतम माप उसके औसत माप के 3.5 से कम होती है तो चपटा या पथरील मिलावा कहलाता है। बस इतना ही बताया, लेकिन आप इसी में इलोंगेटेड भी लिख दीजिएगा, इलोंगेटेड भी दिक्कत करता है। तो ये मिलावे का वर्गीकरण था विभिन्न आधारों पर, साइज, शेप, उसके बाद आपका सोर्स, इनके आधार पर इसका वर्गीकरण था। साइज, शेप हो गया, सोर्स हो गया, और इनका टेक्सचर वगैरह पे भी बांटा जा सकता है कि ग्लासी होता है, कुछ कुछ स्मूथ होता है, कुछ रफ होता है, इसके आधार पर बांटा जा सकता है। चलिए उसके बाद अब मिलावे की विशेषताओं का संक्षेप में वर्णन कीजिए। संक्षेप में वर्णन मिलावे की विशेषताओं क्या, मिलावे कोई भी एग्रीगेट हम लेते हैं तो उसकी कौन कौन सी क्वालिटी को देखते हैं, दैट इज द स्पेसिफिकेशन ऑफ एग्रीगेट। पहला, कंपोजिशन कैसा है, यानी ये तो इलेबोरेट नहीं किया लेकिन आप एक एक लाइन लिख दीजिएगा कि यहाँ बोला है कि उत्तम कंक्रीट प्राप्त करने के लिए जहां बढ़िया सीमेंट का प्रयोग करना होता है वहां अच्छे गुण वाला मिलावा भी डालना आवश्यक है। मिलावा ठोस, भारी, रंध्रहीन, साफ, सामर्थ्यवान, वांछित आकार व माप वाला होना चाहिए। मिलावे में कोई भी हानिकारक पदार्थ नहीं होना चाहिए जो सीमेंट से क्रिया करके कंक्रीट में दोष उत्पन्न करे। कंक्रीट में दरारें पड़ना, फूलना, फटना, नरम पड़ जाना इत्यादि दोष गलत किस्म के मिलावे के इस्तेमाल से पड़ते हैं, यही चीज। अब एक चीज जान लीजिएगा, मिलावे के अभिलक्षण कौन कौन से हैं। संगठन यानी कंपोजिशन, कंपोजिशन मतलब होता है कि मिलावा किससे मिल करके बना, किन चीजों से मिल करके। जैसे गिट्टी किसकी बनी है भाई, उसमें बेसाल्ट की गिट्टी है कि ट्रैप की है, उसमें सिलिका ज्यादा है कि क्या ज्यादा है। कंपोजिशन शुड बी गुड और ड्यूरेबल, मतलब वो ऐसी चीजों से मिलकर बना होना चाहिए जो बाद में दिक्कत ना करे और शुरू में भी उसकी सामर्थ्य क्या हो, अच्छी हो। दूसरा, कणों का आकार, पार्टिकल का शेप, सब राउंडेड राउंडेड ना हो, कैसा हो, सेमी राउंडेड चल सकता है या एंगुलर चल सकता है, ठीक है। सतही गठन मतलब एकदम चिकना मिला हुआ, एकदम चिकना मतलब इतना चिकना रहे कि सीमेंट से जुड़े ही ना। तो ग्लासी और स्मूथ नहीं चलेगा। ग्लासी मतलब होता है अत्यंत चिकना, और एक होता है स्मूथ, वो भी मतलब चिकना। कैसा होना चाहिए उसका सतही गठन, वो होना चाहिए रफ टाइप का। कैसा होना चाहिए, रफ टाइप का, ताकि सीमेंट से उसकी बॉन्ड क्या बने, अच्छी बने। एक एक लाइन आप लिखिएगा कि मिलावे के कंपोजिशन में अच्छे पदार्थों से मिलकर के बना होना चाहिए जिनकी सामर्थ्य भी अच्छी हो और वो चिरस्थायित्व भी हो। और कणों का जो दूसरे नंबर पर लिखिए, कणों का आकार, इसका शेप ऐसा होना चाहिए ताकि अंतर्गतन अच्छा हो, इसके लिए एंगुलर एग्रीगेट अच्छे होते हैं। फिर सतही गठन, सरफेस टेक्सचर में ग्लासी और स्मूथ मिलावे का प्रयोग नहीं करना चाहिए, इसकी जगह पर रफ सरफेस वाले मिलावे का प्रयोग करना चाहिए। विशिष्ट गुरुत्व मिलावे का 2.6 से कम नहीं होना चाहिए।
रंध्र स्थान यानी वॉइड रेशियो ज्यादा ना हो, कोशिश करें कि ये ज्यादा से ज्यादा डेंस हो और ग्रेडेड हो। उसके बाद स्थूल घनत्व यानी बल्क डेंसिटी भी मिलावे की अच्छी होनी चाहिए। बल्क डेंसिटी मतलब जितना घना रहेगा उतना अच्छा। संघनता व जल अवशोषण, मिलावा जल सोखने वाला नहीं होना चाहिए, क्योंकि ऐसा देखा गया है कि जो मिलावा ज्यादा जल सोखता है उसका क्षय जल्दी हो जाता है, वो जल्दी ही क्या होता है, खराब हो जाता है। बालू का फूलना, यदि कहीं पर बालू में फूले जाने की संभावना है तो उसके अनुसार बालू की मात्रा बढ़ा कर लेनी चाहिए, ताकि जब मिक्सर में डालने पर उसका फूलना यानी बल्किंग खत्म हो तो हमें पर्याप्त एग्रीगेट मिल पाए। इतनी चीजों का ध्यान रख करके आप मिलावे को अपने डिसाइड कर सकते हैं कि हमारा मिलावा कितना, किस मात्रा में और कैसा होगा। तो ये मिलावे के स्पेसिफिकेशंस थे। स्पेसिफिकेशन मतलब विशिष्टियां। जैसे आप लड़का देखने जाते हैं या लड़की देखने जाते हैं अपने लिए शादी के लिए, तो आप क्या चेक करते हैं, किन चीजों को चेक करेंगे? नाक नक्शा कैसा हो, बातचीत कैसा कर रहा हो, गाना गा लेती है कि नहीं, रोटी पका लेती है कि नहीं, इस सम स्पष्ट देखते हैं कि रोटी पका रही, कैसा पकाती है ये भी देखना है, गाना गा लेती कि नहीं, आवाज बढ़िया है कि नहीं, यही सब मैं चेक करते हैं। पुराने जमाने की बात कर रहा हूँ, आजकल तो पता ही नहीं क्या देख ले रहे हैं लोग। ठीक है, अब एक चीज यहां जान लीजिए, मैं कह रहा हूं कि स्पेसिफिकेशंस मतलब मैंने वो एग्जांपल दिया, दैट वाज जस्ट अ जोक। तो उसमें यहां हम बात करना चाहिए कि स्पेसिफिकेशन जब आप चेक करते हैं तो कुछ गुण होते हैं मिलावे के अंदर, वही चेक किए जाते हैं, वही ये गुण थे। एक मिलावे में आप क्या चेक करेंगे? जैसे आप जिस चीज को आपने प्रयोग में लाने वाले हैं उसमें आपको चेक करने की कुछ लिस्ट होनी चाहिए, उन्हीं लिस्ट को यहाँ पे देखा गया। और उसी लिस्ट में आप देखेंगे यहाँ पे क्षतिकत पदार्थ यानी डिलीटेरियस मटेरियल ना हो। डिलीटेरियस का मतलब ऐसे पदार्थ जो बाद में इंप्योरिटी या सीमेंट से मिलकर के दिक्कत पैदा करें, उनको बोलते हैं डिलीटेरियस मटेरियल। मिलावे में डिलीटेरियस मटेरियल नहीं हो, जैसे ऑर्गेनिक इंप्योरिटीज, मिलावे के अंदर अगर कार्बनिक अशुद्धियां रहेंगी तो बाद में वो खराब करने वाली हैं। संदलन सामर्थ्य अच्छी होनी चाहिए, संगत अच्छी का मतलब इंपैक्ट रेजिस्टेंस, सॉरी उसकी क्रशिंग स्ट्रेंथ काफी अच्छी होनी चाहिए। संघट्ट प्रतिरोध में 30% से ज्यादा का लॉस ना होना चाहिए, इसमें भी 30% से ज्यादा का लॉस ना हो। और साउंडनेस का मतलब होता है मिलावा लंबे समय तक चलने वाला और चिरस्थायित्व हो। समझ गए बात को? तो दीज आर द स्पेसिफिकेशन, कितने हैं? लगभग 13 स्पेसिफिकेशन है। आप 9-8 याद कर लेंगे तब भी काम आपका हो जाएगा, एक एक लाइन लिखना है। ठीक है, पहले के 2 आंसर हो गए। अब पहले के 100 कह रहा है सुघट्ट अवस्था में कंक्रीट के पृथक्करण का वर्णन कीजिए। मतलब अगर कंक्रीट गीली है यानी प्लास्टिक स्टेट में है, अभी सुघट्ट अवस्था में है, तो उस समय पृथक्करण क्या कहलाता है? पृथक्करण का मतलब अगर इंग्लिश वाले लोगों को मैं बताऊं तो उसको कहते हैं हम लोग सेग्रीगेशन। उसको क्या कहते हैं हम लोग? सेग्रीगेशन। सेग्रीगेशन का मतलब होता है मोटे मिलावे का सीमेंट पेस्ट से अलग हो जाना। अगर आप कंक्रीट को अधिक ऊंचाई से पटकेंगे तो जो मोटा मिलावा होगा वो पहले गिर जाएगा और सीमेंट का पेस्ट बाद में गिरेगा। इसलिए हम ये कोशिश करनी चाहिए कि पूरा सीमेंट कंक्रीट का पेस्ट एक का एक बना रहे, उसमें ये दिक्कत ना आए कि अलग हो जाए मोटा मिलावा और सीमेंट बालू अलग हो जाए। तो इसी प्रक्रिया को कहते हैं पृथक्करण, इसके बारे में बताया गया है। इससे बचने के लिए कंक्रीट को ऊंचाई से नहीं पटकना चाहिए, नॉट मोर देन 1.5 मीटर, नॉट मोर देन 1.5 मीटर। क्लियर है ना? तो आप यहाँ पर पढ़ लीजिएगा, इसको यहाँ पर लिखा गया है कि सुगढ़ अवस्था में कंक्रीट के मोटे मिलावे का महीन मिलावे सीमेंट पानी से लुगदी से अलग हो जाना अर्थात बिखर जाना कंक्रीट का पृथक्करण कहलाता है। पृथक्करण से कंक्रीट पिंड में रिक्तियां बढ़ जाती हैं, इसकी समानता भंग हो जाती है, इससे कंक्रीट की सामर्थ्य घट जाती है। कंक्रीट में 2% रिक्तियां होने पर इसकी सामर्थ्य 10% अधिक और 5% से 30% तक घट जाती है। ऐसी कंक्रीट कठोरीकृत मतलब हार्ड होने पर रंध्रयुक्त परतें तथा मोटे और महीन मिलावे में पॉकेट्स चमकने लगते हैं। मतलब सिंपल सी बात है कि ऐसी कंक्रीट जिसमें मोटा मिलावा अलग होगा, महीन मिलावा अलग होगा, उसमें क्या आने वाले हैं? दोष आने वाले हैं। और पोर्स जब बनेंगे तो 1% पोर पर 5% स्ट्रेंथ लॉस होता है, ये जान लीजिएगा। 1% आपने कम उसमें रिक्तियां छोड़ी, रिक्तियां मतलब गैप्स उसमें बनने लगे, तो आपका 5% स्ट्रेंथ की लॉस होगी, बड़ी तेजी से होता है। तो ये पहले के सारे क्वेश्चन हो गए। अब बोल रहा है कि दूसरे में निम्नलिखित में दो भागों को उत्तर दीजिए। पहला, कंक्रीट की घन सामर्थ्य की को विवेचित कीजिए। घन सामर्थ्य, घन मतलब कंक्रीट का क्यूब टेस्ट समझाना है। कितना आसान है ये, कितना आसान है क्यूब टेस्ट। कंक्रीट का क्यूब टेस्ट मतलब होता है इसकी कैरेक्टराइटिक स्ट्रेंथ या इसकी अभिलाक्षणिक सामर्थ्य को जानने के लिए क्यूब टेस्ट किया जाता है, जिसमें क्यूब की साइज आप अपने अनुसार रख सकते हैं। वैसे भारत में जो मानक साइज है क्यूब की वो 150 मिलीमीटर है या 15 सेंटीमीटर है। ठीक है ना? मतलब हम लोग जो क्यूब भारत में यूज करते हैं वो कितने का क्यूब होता है? वो आपका 15 सेंटीमीटर का क्यूब होता है। ठीक है ना? वो कौन सा क्यूब होता है? 15 सेंटीमीटर का क्यूब होता है। और ऐसे, ठीक है। अब ये क्यूब जो आपका है वो यहां से यहां तक क्या होता है? 15
यहाँ भी क्या होता है 15, और यहाँ भी क्या होता है 15। इस पर ऊपर से 15 सेंटीमीटर में से इसको मशीन में रख करके यूटीएम में दाब लगाया जाता है। दाब ऊपर से कितना लगेगा बताइए, तो 140 न्यूटन पर 140 केजी पर स्क्वायर सेंटीमीटर पर मिनट की दर से इस पर भार लगाया जाता है, ठीक है ना। अब देखा जाता है कि किस भार पर ये क्या हुआ, टूट गया, किस भार पर ये टूट हुआ उसके क्षेत्रफल से डिवाइड कर देंगे भार में, तो आपका आ जाएगा क्या कि इसका क्यूब स्ट्रेंथ कितना है, ठीक है ना। सैंपल के लिए कम से कम 3 सैंपल्स, एक बार टेस्ट करने के लिए 3 सैंपल होने चाहिए, और ये टेस्ट एक बार 7 दिन पर किया जाता है और एक बार 28 दिन पे कर सकते हैं, बीच में भी आप 14 दिन पे कर सकते हैं, लेकिन आप ज्यादातर यही किया जाता है। 3 सैंपल किसके लिए चाहिए, 28 दिन के लिए, यानी कम से कम 6 सैंपल आपको इस टेस्ट के लिए लेने पड़ते हैं, जिसमें से 3 7 दिन पर और 3 28 दिन पर किए जाते हैं। इनकी स्ट्रेंथ निकाली जाती है इसमें से कि कितना उसका स्ट्रेंथ है, इसी को क्यूब टेस्ट कहते हैं। क्यूब की साइज यदि आप 10 सेंटीमीटर की लेते हैं, यदि क्यूब की साइज 10 सेंटीमीटर की लेते हैं, तो इसकी आई हुई स्ट्रेंथ मान लीजिए P है, तो P को 0.9 से गुणा कर लीजिएगा, यानी 10% स्ट्रेंथ को कम कर लीजिएगा, तब सही स्ट्रेंथ बताएगा। जैसे ये कंक्रीट से बना, ये बताया 20 न्यूटन पर स्क्वायर एम, तो इसकी स्ट्रेंथ हो गई 20 न्यूटन। लेकिन यदि इसने 20 बताया तो समझिए सही नहीं बता रहा, आप इसको 0.9 से गुणा करिए, ये आएगा 18 न्यूटन पर स्क्वायर एम। बात समझ रहे हैं। यानी आप एक चीज समझ लीजिए कि 10 क्यूबिक मीटर वाला जो होता है, 10 सेंटीमीटर का जो क्यूब होता है, वो स्ट्रेंथ को ज्यादा बताता है, कितना 10% ज्यादा बताता है मानक की तुलना में। इस वजह से जब भी हम 10 सेंटीमीटर के क्यूब का प्रयोग करते हैं तो हम उसकी स्ट्रेंथ को 10% घटा के तब सही स्ट्रेंथ मानते हैं। इसी तरीके से यदि हम लोग इन दोनों की जगहों पर सिलेंडर का यूज करें, कई बार स्ट्रेंथ के लिए सिलेंडर का भी प्रयोग किया गया। सिलेंडर की साइज क्या रखी गई, सिलेंडर की साइज जो रखी गई वो इसका डाया 15 सेंटीमीटर और इसकी जो हाइट है वो 30 सेंटीमीटर रखी गई। 150 गुणा 300 mm का सिलेंडर, इस पर जब लोड लगाया गया तो इसकी स्ट्रेंथ मान लीजिए 20 बताई, तो ये 20 नहीं है, ये कम बताता, ये ज्यादा बता रहा था तो हमने इसको 18 करके कम कर लिया 0.9 से गुणा करके। ये कम बताता है, देखिए जितना छोटा साइज कंक्रीट के क्यूब का होता है उतना ही वो अधिक स्ट्रेंथ बताता है। हाई सबसे छोटा था, ज्यादा बता रहा था, हाई नॉर्मल बताया, हाई बड़ा है ना 15 सेंटीमीटर ऐसे ही है, घेरा उसके बाद लंबाई 30 सेंटीमीटर। इतने बड़े सिलेंडर ये इंडिया में नहीं चलता है, ये चलता है किसमें, यूएस में, अमेरिका में, क्योंकि ये कई जगहों काम आता है, ये स्प्लिट टेंसाइल स्ट्रेंथ के भी काम आ जाता है। तो जो 140 केजी पर स्क्वायर सेंटीमीटर की तरफ से इस पर लोड लगेगा, तो जो ये आंसर बताया 20 बताया, तो आप 20 को ये कम बता रहा है, यानी 1.25 से गुणा कर लीजिएगा, ये ठीक बताने लगेगा। मतलब ये 25% एक्स्ट्रा करेंगे तब सही आएगा, यानी 20 से 1.25 में अगर गुणा करते हैं आप तो ये आ जाएगा 24 न्यूटन पर स्क्वायर में। 24 नहीं, सॉरी, कितना, 20 और 5 25 न्यूटन पर स्क्वायर, ठीक है। ये स्ट्रेंथ को घटा के बताता है, इसलिए बढ़ा लीजिए, ये बढ़ा के बताता है इसलिए घटा लीजिए। यानी आपको पूछा केवल क्यूब टेस्ट था तो ज्यादा बताने की जरूरत नहीं थी जितना मैं बोल गया, मैं आपको बस बता रहा था कि ऐसा होता है। अब एक बार देख लीजिए क्या प्रोसेस है। कंक्रीट की सामर्थ्य पर आर्द्रता, तापक्रम, आयु, प्रतिदर्श के आकार का, प्रतिदर्श के आकार का भी प्रभाव पड़ता है। मैंने बोला कि छोटे आकार का ज्यादा स्ट्रेंथ होता है, बड़े आकार का कम स्ट्रेंथ होता है। कंक्रीट की सामर्थ्य की जांच के लिए निर्धारित माप का घन प्रतिदर्श बनाया जाता है और इसकी निश्चित आर्द्रता यानी नमी यानी 90% पर इसको बनाया जाता है, तराई की जाती है। तापक्रम 27 ±2 डिग्री सेल्सियस अवधि पर जांच की जाती है। कंक्रीट की संपीड़न सामर्थ्य अधिक महत्व रखती है घन द्वारा यही सामर्थ्य। परिभाषा, कंक्रीट की घन सामर्थ्य वह सामर्थ्य है जो निश्चित जल सीमेंट अनुपात पर 15 सेंटीमीटर माप के घन की 27 ±2 सेंटीमीटर तापक्रम पर 28 दिन की जल की तराई के पश्चात प्राप्त होती है। यह न्यूटन पर स्क्वायर एमएम में मापी जाती है या केजी पर स्क्वायर सेंटीमीटर में। इसे कंक्रीट की अभिलाक्षणिक सामर्थ्य यानी कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ भी कहते हैं। यह घन प्रतिदर्श को ढलाई के 24 घंटे बाद पानी में डाल देना चाहिए। जो घन बनता है टेस्ट के लिए उसको तराई मतलब थोड़ा सा ढाल दिया गया 24 घंटे के अंदर पानी में, और जांच होने तक इसे सूखने नहीं देना चाहिए। तराई जल को प्रति सप्ताह बदल देना चाहिए। जब परीक्षण के लिए 10 सेंटीमीटर माप के घन का प्रतिदर्श लिया जाता है तो इसकी ज्ञात सामर्थ्य को 10% घटाकर मानक घन के लिए मानी जाए, अर्थात 15 सेंटीमीटर घन की सामर्थ्य 10 सेंटीमीटर घन की सामर्थ्य का 90% मान ली जाती है। मैंने आपको पहले ही ऊपर बता दिया, जो बोला हूं वही लिखा है दोस्त, एक बार तुम रीडिंग लगाना
तुम पाओगे कि क्या, अब ये एक और आ गया यहाँ पर एक चीज तुमको नहीं, यहाँ पे कह रहा है कि देखिए यहाँ पे ध्यान से एक चीज को समझिएगा, बोल रहा है कि घन के स्थान पर लिया जा सकता है कौन, जांच के लिए 15 सेंटीमीटर व्यास का 30 सेंटीमीटर ऊंचा सिलेंडर भी घन के स्थान पर लिया जाता है, परंतु इसकी सामर्थ्य 15 सेंटीमीटर घन वाले सामर्थ्य का 0.8 से कम नहीं होना चाहिए। 0.8 सर आप तो 25% लिखवाए हैं। एक बात बताओ, 15 सेंटीमीटर वाले का 0.8 मतलब 20% कमी किए। मान लो 15% वाला कितना बता रहा है 20, तो तुम 15% वाला 20 बताएगा तो ये 80% यानी कितना हुआ 16। नहीं समझे तुम को, ठीक है सर घन वाला जो बताया, अब देखो ये थोड़ा सा समझने वाली बात है, किसी चीज का दाम 20% बढ़ा करके और 20% घटा दिया जाए तो क्या होगा, किसी चीज का दाम 20% बढ़ा करके फिर 20% घटा लिया जाए, 20% बढ़ाया गया तो कितना हो गया, 100 रुपए था, 20% बढ़ाने पे 120 हो गया। अब वापस से इसका 20% घटाइए तो अब तो 120 का 20% लेंगे ना। अब जानते हैं ये 24 घटेगा इसमें से, तो 100 को 20 से गुणा किए तो ये आया कितना 20, 20% 100 का 20 हुआ तो जोड़े 120, 120 का 20% निकालेंगे 24 आएगा। अब 24 घटाएंगे आंसर आ जाएगा 96। 20% बढ़ा के 20% घटाएंगे, कहेंगे सर ये सब क्या बता रहे हैं। इसी तरह होता है, जो क्यूब की स्ट्रेंथ होती है वो 20% ज्यादा होती है, तो क्यूब की स्ट्रेंथ से 20, ये सिलेंडर की स्ट्रेंथ जो होती है ना, सिलेंडर का बोला है कि ये इसका 80.8 ही होगा, किसका, मान लीजिए क्यूब का 20 है तो इसका 0.8 कितना होगा 16, तो ये 16 हो गया। लेकिन 16 का ये तो 0.8 है, लेकिन 16 का कितना गुना है, देखो 20 का 1/5वां हिस्सा कम किए हैं 20%, 20 का 16 करने का मतलब 20% की कमी, लेकिन 16 को 20 करने का मतलब हुआ 25% की बढ़ोतरी। अब इसको अगर तुम समझ गए तो अच्छी बात है, नहीं तो तुमको ज्यादा जरूरत नहीं है, तुम बस याद कर लेना कि जो सिलेंडर होता है उसकी स्ट्रेंथ 80% ही होती है, ताकि जब उसको 80% होती है यानी सिलेंडर की मालूम और क्यूब को पहुंचाना हो तो फिर 25% बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, चलो ये सब तुम छोड़ो, क्यूब टेस्ट हो गया। अब जल सीमेंट अनुपात को विवेचित कीजिए। जल सीमेंट अनुपात क्या होता है, जल और सीमेंट का आपस में जो अनुपात रखा जाता है उससे कंक्रीट की सामर्थ्य का भी प्रभावित होती है। इसको सबसे पहले प्रोफेसर अब्राम ने बताया। ठीक है, प्रोफेसर अब्राम ने 1919 में परीक्षणों के आधार पर यह नियम दिया जिसे डफ अब्राहम लॉ भी कहते हैं। निर्दोष मिलावे में, इनके अनुसार इन्होंने कहा निर्दोष मतलब मिलावे में कोई दोष ना हो, मतलब वही मिलावट ठीक हो, उसमें कोई क्षतिकर पदार्थ ना हो, बनाई गई वो भली भांति कूटी गई कंक्रीट की सामर्थ्य जल सीमेंट अनुपात पर निर्भर करती है। जब कंक्रीट सुगहत्य व सुकर हो तभी ये फार्मूला लागू होगा कि सामर्थ्य P इज इक्वल टू 984 डिवाइडेड 4 टू द पावर x, जहां P सामर्थ्य और x, P सामर्थ्य और x क्या है, वाटर सीमेंट रेशियो है। यही चीज समझना है। ठीक है, अब बात करते हैं हम लोग कि P कंक्रीट के सामर्थ्य 28 दिनों की तराई के पश्चात और x जल सीमेंट अनुपात है। ये हो जाएगा जल सीमेंट अनुपात की ज्यादा बात नहीं। अब आगे बोला गया हम लोगों से, आगे बोला गया हम लोगों से, ध्यान दीजिएगा कि कंक्रीट के ब्लीडिंग को समझाइए। ब्लीडिंग का मतलब क्या होता है, कंक्रीट को जब कहीं पर डाल करके उसकी कुटाई करते हैं तो होता क्या, कई बार एक तो ऊपर से पटकने पर मिलावा गिर गया था तो सेग्रीगेशन था, लेकिन चलो बिछा दिए अच्छे से। अब उसमें क्या कर रहे हैं हम लोग, अब उसमें हम लोग ऐसे कर रहे हैं कि वाइब्रेटर चला रहा है तो मोटा मिलावा ऐसे नीचे बैठेगा धक 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 करते करते, और ऊपर सीमेंट पानी का घोल आ जाएगा। सीमेंट और पानी के घोल को लेटेंस कहते हैं। केवल पानी ऊपर आता है तो ब्लीडिंग कहते हैं। हालांकि लेटेंस का नाम यहाँ पर दिया नहीं गया होगा जहां तक मुझे मालूम है। कह रहा है कि बिछाते समय, यहाँ पर बोला है कि ताजा सुगठ कंक्रीट को बिछाते समय करनी अधिक चलाने, कुटाई अधिक करने पर इसको ऊपरी सतह पर पानी जिसमें सीमेंट बालू के महीन कण भी घुले रहते हैं प्रकट होना कंक्रीट का निश्रवण यानी ब्लीडिंग कहलाता है। यह पानी कंक्रीट के पिंड का भाग होता है जो इसे तैयार करते समय इसमें मिलाया जाता है। जब कंक्रीट में अत्यधिक पानी मिलाया जाता है अथवा कंक्रीट सतह पर अत्यधिक करनी चलाई जाती है तब निश्रवण की संभावना बढ़ जाती है। तो यही सब बताया गया। निश्रवण के कारण जब सीमेंट बालू का घोल ऊपर सतह पे आ जाता है वो कुछ समय बाद कंक्रीट सतह पर परत के रूप में जम जाता है जिसे कंक्रीट का अवजल मैल या लैटेंस कहते हैं। लैटेंस के इस प्रकार अलग हो जाने के कारण कंक्रीट कमजोर पड़ जाती है। निश्रवण के कारण कंक्रीट समांग नहीं रह पाती और यह रंध्रमय बन जाती है, इसकी जल वेद्यता घट जाती है
मतलब ब्लीडिंग हो जाएगी तो अलग अलग पपड़ी के रूप में जमने से नुकसान ही ना होगा भाई, तो वो सब समझिएगा। फिर आगे बोला तीसरा, किन्हीं दो पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। पहला है कुटाई यानी कॉम्पैक्शन, कंक्रीट के बारे में बात कर रहा है, आगे पढ़ेंगे तो सवाल में भी कॉम्पैक्शन होता है। कॉम्पैक्शन मतलब होता है कंक्रीट को कूटना। कूटने के लिए दो तरीके हैं, देखे होंगे मिस्त्री कंक्रीट डाल के छड़ से कूटते हैं सब, तो उसको बोलते हैं हैंड कॉम्पैक्शन या टैंपिंग। और एक होता है वाइब्रेटर से यानी मैकेनिकल कॉम्पैक्शन होता है। वर्णन बताया गया है हाथ से कूटने वाले का, हाथ से कूटने वाले का वर्णन बताया गया है कि कंक्रीट के हाथ से कुटाई दुरमुट अथवा थापी इस्पात की मोटी छड़ आदि से की जाती है। आप ये देखते जाइए कि क्या इसमें से कितने क्वेश्चन हम कर सकते हैं, कितने क्वेश्चन हम कर सकते हैं। बस एक बार सुनना है, एक बार रीडिंग लगानी, का इससे नहीं होगा, सब हो जाएगा, देखते रहिएगा ध्यान से। यहाँ पे तो आपने देखा यहाँ पे खुले स्थानों जैसे नींव आधार पर सड़क पर कंक्रीट की कुटाई दुरमुठों और थापियों से, जहाँ खुला जगह है वहां थापी दुरमुठ चला लेंगे। जैसे कालम भर रहे हैं, कालम का मतलब होता है कालम को ऊपर से खुला है, उसमें कंक्रीट डाल के नोजल चला रहे हैं, तो वहां पे ये सब काम नहीं आएगा, तो वहां पे थोड़ा सा दिक्कत होता है, ठीक है। तब वाइब्रेटर चलाते हैं हम लोग। तो इसमें देखिए रॉडिंग कहते हैं, देखिए कुटाई के लिए इस्पात की मोटी छड़ 16 मिलीमीटर 5 और 2 मीटर लंबी इस्तेमाल की जाती है, जिसे रॉडिंग कहते हैं, रॉडिंग यानी टैंपिंग भी कहते हैं। तो ये सब चीजें हैं, ये सब हाथ से कूटने वाला है, हाथ हाथ कुटाई है। लेकिन यांत्रिक कुटाई का प्रयोग कब होता है? गीली कंक्रीट की, एक तो हाथ वाला थोड़ा कठिन है, समय लेवा है। गीली कंक्रीट की कुटाई करने की एक उत्तम और अधिक अपनाई जाने वाली विधि है। कंक्रीट की यांत्रिक विधि से कुटाई करने के लिए जो यंत्र प्रयोग किया जाता है उसे कंपक यानी वाइब्रेटर कहते हैं। कंपक गीली कंक्रीट में कंपन उत्पन्न कराते हैं, जिससे कंक्रीट के कण गतिशील हो उठते हैं, उनके मध्य घर्षण कम हो जाता है, फलस्वरूप कंक्रीट प्रवाहित हो उठती है, इसके कण पास पास आ जाते हैं और उनके मध्य फंसी वायु बाहर निकल जाती है, इससे कंक्रीट ठोस और सघन हो जाती है। ये सबसे जरूरी, घर में कभी भी काम करवाइए तो हाथ से मत कुटवाइए, अब थोड़ा सा पैसा लगा के वाइब्रेटर का प्रयोग करिए, ठीक है। अब आगे देखिएगा, यहाँ पे आगे कह रहा है कि कार्य के प्रकार के अनुसार कंपक अनेक प्रकार के होते हैं। एक इंटरनल होता है, एक एक्सटर्नल होता है, और एक सरफेस होता है, एक टेबल होता है। ये सब वाइब्रेटर के बारे में मेन बैच में पढ़ाया गया है। इंटरनल मतलब होता है निडल वाइब्रेटर भी बोलते हैं इसको। इंटरनल मतलब मोटा सा पाइप होता है, उसमें नोजल मतलब आगे निडल लगी होती है, उस निडल को धंसाते हैं कंक्रीट में, बड़ी तेजी से हिलता है, कॉलम वगैरह पर या गहरी बीम में इसका प्रयोग किया जाता है। फिर सरफेस वाला आता है आपका एक्सटर्नल वाला। एक्सटर्नल में क्या होता है कि कई बार तो ऐसे रख दिया जाता है प्लेट के टाइप से, और वो पूरा ऐसे हिलता है बड़ी तेजी से, चौड़ा चौड़ा प्लेट के टाइप मोटर की तरह रखा रहता है, उस मतलब मोटर तो हिलेगी, उसके साथ में प्लेट लगा तो प्लेट पूरी कांपती है। एक होता है कि फॉर्म वर्क में पूरा सरफेस को हिला देना वाइब्रेशन करा के, तो ये सब डिस्क्रिप्शन नहीं दिया है, लेकिन आप पढ़े होंगे तो आपको याद होगा। और एक टेबल होता है, जो जैसे छोटा छोटा क्यूब बनाना है तो टेबल वाइब्रेटर होता है, टेबल पे रख करके उसको छोटे छोटे कार्यों के लिए यूज किया जा सकता है। अब अगली चीज है आपका, पहला चीज था कि कॉम्पैक्शन पर टिप्पणी लिखनी थी, टिप्पणी लिखना था कॉम्पैक्शन पर, पीछे जाके देखिए। दूसरा है कंक्रीट का दृढ़ीकरण यानी हार्डनिंग ऑफ कंक्रीट। हार्डनिंग, हार्डनिंग क्या होती है? कंक्रीट में जब पानी मिलाते हैं तो सीमेंट थोड़ी देर तक तो इधर उधर आप कर सकते हैं, फिर वो फाइनल सेटिंग टाइम का जो इनिशियल सेटिंग टाइम है 30 मिनट, उसके बाद वो सेट होने लगता है। सेटिंग शुरू हो गई, 10 घंटे तक सेटिंग चलेगी, उसके बाद हार्डनिंग होना शुरू होता है, तो दैट इज कॉल्ड दृढ़ीकरण और हार्डनिंग ऑफ कंक्रीट। तो इसी के बारे में बता रहा है कि सेटिंग टाइम में प्रारंभिक जमाव काल 30 मिनट होता है, अंतिम जमाव काल ये होता है, उसके बाद धीरे धीरे वो कंक्रीट सेट होने लगती है, इसी को हार्डनिंग कहते हैं। यही सब चीजें इसमें बताई गई हैं, आपको हल्के हल्के से ये ग्राफ आपको दिखाया गया, मैं आपको बता दूं। यहाँ पर देखिए जीरो अवधि है, अवधि जीरो का मतलब हुआ, अवधि देखिए यहाँ पे जीरो लिखा गया है, आप ध्यान से अगर देख रहे होंगे तो देखिए अवधि घंटों में, यहाँ जीरो है, यहाँ आधा 1/2 है, यहाँ 10 घंटा है। तो देखिए सीमेंट में पानी मिलाना यानी जीरो टाइम, अभी मिलाया गया, आधे घंटे तक सभी क्रियाएं पूर्ण करें, सुघट्ट सीमेंट रहेगा तब तक, प्रारंभिक जमाव काल का अंत हो गया। अब सीमेंट को विचलित ना करें, दृढ़ होती हुई सीमेंट है, ये सीमेंट दृढ़ हो रही, सेटिंग हो रहा है, अंतिम जमाव काल की समाप्ति हो गई, पूर्ण सेट सीमेंट का कठोरीकरण समर्थ है, यानी यहाँ हार्डनिंग शुरू हो चुकी है। हार्डनिंग वहीं से शुरू हो गई थी, लेकिन अब केवल हार्डनिंग हो गई। इस जोन में हार्डनिंग और सेटिंग दोनों होती है, सेटिंग एंड हार्डनिंग दोनों होने लगती है इस जोन में, ठीक है। तो ये आपका एक छोटा सा ऐसे ग्राफ बनाया गया, ऐसा बना देने से चीजें बड़ी, उधर कोई लिखा हुआ नहीं पड़ेगा आपका एग्जाम में, लेकिन ये छोटा सा ग्राफ अगर आपने बना दिया सेटिंग और हार्डनिंग को समझाने के लिए तो बड़ा जबरदस्त इंपैक्ट पड़ता है एग्जाम के ऊपर, एग्जामिनर के ऊपर, ठीक है। तो आप थोड़ा सा डायग्राम की जहां जरूरत हो जरूर बनाना, इस बात को याद रखना, तुम मुझे भी याद करोगे
तुम छोटा सा डायग्राम जरूर बना देना, अगर कहीं पर जरूरत लग रही बना देना, ग्राफ की जरूरत है बना देना पट से, गलत ही बनाओ लेकिन बनाना जरूर। कंक्रीट की क्रीप, तीन तीन थे, 2 पर टिप्पणी लिखना था। पहला था आपका जो आपने पढ़ा कि कंक्रीट का कॉम्पैक्शन पर, दूसरा आपने अभी भी पढ़ा कि कंक्रीट में जो हार्डनिंग है उस पर, और तीसरा लिखना था किस पर, क्रीप ऑफ कंक्रीट। क्रीप का मतलब होता है कंक्रीट में विसर्पण। विसर्पण, ये खिसकन लिखा है लेकिन खिसकन नहीं होगा, विसर्पण होगा। विसर्पण का मतलब होता है, विसर्पण किसी पदार्थ का एक गुण होता है। कंक्रीट पर जब भार लगता है ना तो हम सोचते हैं कि वो मुड़ी है और हम तो इलास्टिक लिमिट के अंदर लोड डाले हैं, हम कंक्रीट पर लोड इलास्टिक लिमिट के अंदर ही डालते हैं। लेकिन एक चीज बताइए, हर पदार्थ को अगर सोम पढ़े होंगे तो आप देखे होंगे, एक होता है इलास्टिक लिमिट, उसके बाद खींचेंगे तो परमानेंटली फैल जाएगा। इलास्टिक लिमिट के अंदर खींचे हैं तो वो छोड़ने पर रिगेन कर लेगा। लेकिन एक और गुण होता है क्रीप का, आपने सुना होगा सोम में, कि किसी पदार्थ को खींचे हैं, प्लस इलास्टिक लिमिट मतलब मान लीजिए 5 इलास्टिक लिमिट है, अब 5 से ज्यादा बल लगाने पर 6 किए अगर, तो वो क्या हो जाएगा, परमानेंटली फैल जाएगा। हम 5 नहीं लगाएं, 5 के अंदर ही 4 लगाएं, लेकिन 4 ही अगर लगातार लगा रह गया तो फिर छोड़ने पर वो रिगेन नहीं करेगा। 4 लगा के छोड़े रिगेन कर लेगा, 6 लगा के छोड़े नहीं रिगेन करेगा। लेकिन 4 को ही यदि लगातार ऐसे खींचे रह गए, लोड को लगाए रह गए, तो कुछ देर बाद वो उसी अवस्था में रुक जाएगा, या पूरा रिगेन ना करके बहुत हल्का सा रिगेन करेगा। कंक्रीट के या किसी भी पदार्थ के इस गुण को, जिसमें लगातार भारण की दशा में वह परमानेंटली विकृत हो जाता है। प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल बाय वर्चू ऑफ विच इट गेट परमानेंटली डिफॉर्म्ड अंडर कंटिन्यूअस लोडिंग, तो उसको कहते हैं क्रीप। समझ में आ गई बात ना। तो क्रीप ऑफ कंक्रीट के बारे में यही बताया गया है, एक बार पढ़ लीजिएगा इसको कि क्या होता है, ठीक है ना। तो यहां से इसको बताया गया, पढ़ लीजिएगा। कंक्रीट इलास्टिक मटेरियल पूरी तरह से नहीं है, कंप्लीट इलास्टिक होता तो इसके अंदर क्रीप का गुण नहीं आता, ठीक है। तो ये पूरी तरह से इलास्टिक मटेरियल नहीं है, ठीक है। विसर्पण के कारण क्या होता है, इसका जो सामर्थ्य होता है प्रभावित होता है। विसर्पण मतलब वही क्रीप के कारण। क्रीप के कारण हम लोग सोचे थे कि 5 तक तो आराम से झेलेगा, लेकिन 4 पर भी वो डिफॉर्म होने लगता है, डिफ्लेक्शन होने लगता है कंक्रीट गिर जाएगी। अब बात करते हैं हम लोग कि किन्हीं 2 पर संक्षिप्त नोट। देखिए खाली नोट लिखने के लिए आ रहा है, पॉलीमर कंक्रीट। देखिए पॉलीमर शब्द जब भी आया था तो ये बहुलक, मतलब आप एक बोले हम लोग कागज की थैली में सामान रखते थे, ठीक है, उसमें क्या दिक्कत थी, कागज फट सकता था। लेकिन जब हम लोगों ने प्लास्टिक का यूज किया, यानी प्लास्टिक भी एक तरह का क्या पॉलीमर है, उसमें क्या होते थे, मॉलिक्यूल एक दूसरे से पॉलीमराइजेशन से बने हुए हैं, वो खींचेंगे लेकिन वो उस लीकेज नहीं होगी। तो कंक्रीट में कुछ ऐसे पदार्थ डाले जाते हैं, मान लीजिए कंक्रीट बनानी है, पहले तो ट्रेडिशनल कंक्रीट बनी जो हम लोग यूज कर रहे हैं, लेकिन कंक्रीट में कुछ ऐसे, कंक्रीट में पहले क्या किया गया, कई जगहों पे गिट्टी बिछाई गई, फिर कुछ ऐसे पदार्थ फेंके गए, फिर या तो कोई रसायन छिड़क करके या फिर किसी और विधि से उनका पॉलीमराइजेशन कर दिया गया। अब अगर कंक्रीट की गिट्टियों में बाइंडिंग मटेरियल सीमेंट की जगह पर पॉलीमर्स का प्रयोग कर दिया जाए तो पॉलीमर्स कंक्रीट को एकदम, पानी तो आर पार जा नहीं सकता है और सामर्थ्य भी काफी उसकी अच्छी हो जाती है, रेजिस्टेंस भी बढ़ जाता है घिसाव वगैरह का। लेकिन पॉलीमर नुकसानदायक है ये तो मालूम है, लेकिन सरकार क्या कर रही है, कचरा से जितना भी आप उल्टा सीधा प्लास्टिक का कचरा फेंक रहा है ना, उन्हीं के पॉलीमराइजेशन से कंक्रीट बना रही है। तो एक तो वो वेस्टेज भी रिसाइकल हो रहा है और कंक्रीट भी बड़ी अच्छी क्वालिटी की बन रही है, तो उसको कहते हैं पॉलीमर कंक्रीट। जो बोला हूं इसमें लिखा गया है, एक बार पढ़िएगा पूरा क्लियर हो जाएगा। बहुत अच्छे लेवल की कंक्रीट बनती है। तो पहला ये आपके आ गया पॉलीमर, पहला पूछा था। दूसरा आपसे पूछा है इसमें फॉर्म वर्क, यानी फर्माबंदी। फर्माबंदी नहीं जानते हैं, ताजे कंक्रीट को जब हम लोग ढालते हैं तो उसको सहारा देने के लिए जो व्यवस्था की जाती है उसको फर्माबंदी या फॉर्म वर्क कहते हैं। फॉर्म वर्क लकड़ी का या लोहे का हो सकता है, ये कंक्रीट को सहारा देता है। फॉर्म वर्क 2 भागों में बटा होता है, एक को कहते हैं हम लोग सेंटरिंग, एक को कहते हैं शटरिंग, और एक इसका फोल्डिंग भी होती है। शटरिंग का मतलब होता है वो भाग जो कंक्रीट के सीधे टच में रहता हो, वो भाग जो कंक्रीट को थामे रखता हो उसको बोलते हैं शटरिंग। शटरिंग, और जो शटरिंग को संभाले रखता है, जैसे बल्ली रखते हैं, मान लीजिए प्लाई रखा, प्लाई पर कंक्रीट डाला तो प्लाई ने कंक्रीट को संभाला, प्लाई है शटरिंग। लेकिन प्लाई को सहारा देने के लिए आप बल्ली लगाते हैं, बल्ली, उसको बोलते हैं सेंटरिंग। तो शटरिंग इज द part of framework or formwork which is directly in contact of concrete, and centering is the part of framework or form which supports shuttering.
जो शटरिंग को सपोर्ट करता है, ठीक है ना। अब इसका फोल्डिंग क्या होता है, इसका फोल्डिंग वो होते हैं जो मिस्त्री अपनी सुविधा के लिए बनाता है। जैसे ये तो कंक्रीट को रोकने के लिए बनाया गया, लेकिन मिस्त्री जब दीवार वाल जोड़ता है ना, तो अपने चढ़ने के लिए या पेंट करने के लिए जो बांस वांस जोड़ जोड़ के सीढ़ियां वगैरह बनाता है, या अपने लिए मचान बनाता है जिस पर बैठ के वो काम करे, तो दैट इज कॉल्ड इसका फोल्डिंग। इसका फोल्डिंग मेसन के लिए होता है, मिस्त्री को चढ़ने उतरने के लिए होता है, वो कंक्रीट को सहारा नहीं देता। ये सब मैं बता चुका हूं मेन बैच में, फिर से मैंने रिवाइज करा दिया, ठीक है। अब एक चीज होती है महीनता मापांक, जिसको बोलते हैं फाइनेस मॉडुलस। फाइनेस मॉडुलस इज समहाउ रिलेटेड टू द एवरेज साइज ऑफ एग्रीगेट। फाइनेस मॉडुलस क्या होता है, किसी कण की औसत माप को रिलेट करता है, औसत माप से जुड़ा हुआ होता है। महीनता मापांक या फाइनेस मॉडुलस ये कैसे निकाला जाता है, चालनी विश्लेषण द्वारा। मैंने एक इसको करके भी बताया है न्यूमेरिकल कंक्रीट टेक्नोलॉजी में, हालांकि यहाँ पे उसकी जरूरत नहीं है, लेकिन ये जान लीजिए कि इसको चालनियों के किसी मिलावे के महीनता मापांक से, देखिए क्या लिखना है, किसी मिलावे के महीनता मापांक से उसके औसत साइज का पता चलता है। यह चालनी विश्लेषण द्वारा ज्ञात किया जाता है। इसमें चालनियों के सेट से मिलावे को छाना जाता है, और जो मिलावे जिस चालनी से पास हो जाते हैं उनका प्रतिशत नोट किया जाता है, और कम्युनिटी परसेंटेज को ऐड करके 100 से डिवाइड करके जो नंबर प्राप्त होता है उसे क्या कहते हैं हम लोग। अब ये मैंने एक नंबर निकाल के भी दिखाया है, रिवीजन क्लास में उसका समय नहीं, मैंने टेबल बना के निकलवाया था उसमें कि फाइनेस मॉडुलस होता क्या है, ठीक है। तो ये तीन चीजें पूछी गई थी आपका, एक तो ऊपर से फॉर्म वर्क, महीनता मापांक, और उसके बाद ये सब। किन्हीं दो भागों को उत्तर दीजिए। लास्ट क्वेश्चन, पांचवा क्वेश्चन है, किन्हीं दो भागों को उत्तर दीजिए। पहला भाग आपका जो कह रहा है, पहला भाग कह रहा है कि तराई करना परिभाषित करें, तराई करने की कौन कौन सी विधियां हैं। तराई करना क्या होता है, कंक्रीट जब सेट हो रही होती है तो उसको जलायोजन के लिए पर्याप्त पानी की आवश्यकता होती है, ठीक है ना, पर्याप्त पानी की, और वो कंक्रीट को पानी देते रहने से उसके जलायोजन की क्रिया कंप्लीट होती है, जिससे कंक्रीट मजबूत बनती है। इसलिए कम से कम 28 दिनों तक तराई करना अनिवार्य है, ठीक है ना, कंक्रीट को 28 दिनों तक तराई करना अनिवार्य है। ये हुआ तराई की परिभाषा। कौन कौन सी विधियां हैं, बहुत सारे। स्टीम मेथड होता है जो सबसे महंगा मेथड है और सबसे अच्छा मेथड है, स्टीम मेथड है, जो कि प्री कास्टेड कंक्रीट के लिए। तो उसमें कई विधियां हैं, कितनी जितनी विधियां हैं सबको वन बाय वन हम लोग देखेंगे। विधियों को देखते हैं वन बाय वन। तो सबसे पहली विधि कौन सी है भाई, देखते हैं यहाँ पे। कंक्रीट कार्य को ढांक कर, मतलब सतह को ढक दिए। फिर उसके बाद कह रहा है कि सतह पर टाट बोरे डालकर, ताकि पानी वाष्पीकृत ना हो और उस पर पानी छिड़के तो वो पानी को रोके भी रखे। आप इतना सब पढ़े हैं। फिर उसके बाद आपका आता है कंक्रीट पर पानी छिड़क करके, इससे भी आप क्या कर सकते हैं, तराई कर सकते हैं। एक एक बार केवल रीडिंग लगाइएगा, थ्योरेटिकल है, इन सब में ज्यादा झमेला नहीं रहता है, एक एक बार पढ़ना रहता है, वो क्लियर रहता है। कंक्रीट की सतह पर पानी भरकर, पॉन्डिंग बोलते हैं इसको, पूरा मेड़ बना छत पर ढाल दिए, मेड़ बना के चारों तरफ पानी भर दीजिए, बहुत अच्छे तरीके से तराई हो जाएगी। फिर भाप द्वारा तराई होता है जिसको स्टीम क्यूरिंग बोलते हैं। उसके बाद गनी बैग्स का भी यूज किया जाता है। गनी बैग्स का मतलब जैसे कॉलम वगैरह है, तो कॉलम को बोरे से ढक करके उसको पानी से भिगा के छोड़ दिया जाता है। देयर आर लॉट ऑफ टाइप्स ऑफ क्यूरिंग, तो इनके बारे में बताया गया है। और भाप द्वारा तराई को पड़ेगा, इसको त्वरित तराई भी कहते हैं, बहुत तेज काम करता है, और प्री स्ट्रेस्ड मेंबर के लिए काफी ज्यादा यूज होता है, जो वर्कशॉप में बनते हैं, जैसे स्लीपर हैं, बिजली के खंभे हैं, उन सब के लिए इसका यूज ज्यादा किया जाता है, जिनको जल्दी तराई चाहिए होती है, 5 से 10 दिन में तराई करके दे देता है पूरा। फिर पांचवा का ब जो आपसे पूछ रहा है, वो क्या पूछ रहा है ब वाला, तो ये कह रहा है कि कौन कौन से कारक तराई की अवधि को प्रभावित करते हैं। भाई तराई कितने दिन तक करें, यानी टाइम, उसको कौन प्रभावित करता है। देखिए जाड़े का मौसम है तो तराई आपको ज्यादा नहीं करेंगे तब भी चल जाएगा, गर्मी में लंबा करना पड़ेगा। जलवायु के साथ साथ कंक्रीट कैसी है, सीमेंट जल अनुपात कैसा है, इन सब चीजों पर तराई निर्भर करती है। तो तराई की अवधि को निम्न कारक प्रभावित करते हैं: कंक्रीट मिक्स अनुपात, जल सीमेंट अनुपात, संघटकों की माप, क्षेत्र का तापमान और दशा, कंक्रीट के अपेक्षिक सामर्थ्य, तराई की अवधि। मतलब अवधि कैसे प्रभावित करेगी, ये छठा पॉइंट गलत है। अवधि को प्रभावित करेंगे कंक्रीट मिक्स का अनुपात। यदि आप लोअर ग्रेड की कंक्रीट यूज कर रहे हैं, घटिया क्लास की कंक्रीट, मतलब M10 की, M7.5 की, तो तराई मत करिए ना, क्या ही करेंगे उसको, वैसे भी जितना है उतना मजबूती रहेगी उसकी। तो कंक्रीट मिक्स अनुपात अच्छा रहेगा तो तराई अच्छी करनी पड़ेगी। जल सीमेंट अनुपात, यानी यदि सीमेंट पानी का अनुपात अच्छा रखें तब भी, क्योंकि जितना ज्यादा सीमेंट रहता है उतना ही हाइड्रेशन के लिए ज्यादा दिनों तक पानी चाहिए होता है। तो जल सीमेंट अनुपात अच्छा है तो तराई की अवधि बढ़ा के रखिएगा, क्योंकि उसका जलायोजन लंबा चलेगा। उसके बाद आता है संघटकों की माप, यानी गिट्टी वगैरह अगर महीन महीन है, महीन जितनी गिट्टी है उतना ज्यादा तराई की जरूरत है, मोटी गिट्टियों को पानी की आवश्यकता कम होती है, ठीक है।
दूसरा क्षेत्र का तापमान और दशा, अगर क्षेत्र में तापमान ज़्यादा है तो तराई लंबी करनी पड़ेगी, जाहिर सी बात है, क्योंकि पानी फटाफट से सूखेगा। फिर कंक्रीट की अपेक्षित सामर्थ्य, यदि अपेक्षित का मतलब कितना आप सामर्थ्य चाहते हैं, यदि अच्छी सामर्थ्य चाहते हैं तो तराई लंबे समय तक करिए, यदि ऐसे ही कर रहे हैं बस तो कैसे भी करके छोड़ दीजिए। तो तराई की अवधि जितनी अधिक होती है, कंक्रीट की सामर्थ्य, जलावेद्यता, अपघर्षण प्रतिरोधकता मतलब एब्रेशन रेजिस्टेंस, स्ट्रेंथ, इम्परमेबिलिटी और वॉल्यूम सर्टेनिटी, ड्यूरेबिलिटी इत्यादि गुण उतने ही उत्तम विकसित होते हैं, बढ़िया होते हैं। साधारण कंक्रीट 28 दिन तक तराई करने पर लगभग 90%, 21 दिन की तराई करने पर 75%, 14 दिन की तराई करने पर 65% सामर्थ्य उत्पन्न होती है। अतः 14 से 21 दिन तराई काल सामान्य कंक्रीट कार्यों के लिए पर्याप्त समझा जाता है, परंतु आईएएस के अनुसार यह अवधि 7 दिन से कम नहीं होनी चाहिए। प्रयोगशाला में जांच प्रतिदर्शों के लिए तराई अवधि 28 दिन मानी जाती है। प्रयोगशाला में 28 दिन, साइट पर 14 से 21 दिन, लेकिन किसी भी दशा में 7 दिन से कम नहीं। ये 3-4 चीजें जेई के लिए है, ये उसमें पूछा जाता है, आपसे बहुत दिक्कत नहीं है। तो ये आपका 5वें का ब हो गया। उसके बाद आपका यहाँ पे समझाया गया क्या तराई के बारे में, कि तराई का क्या असर पड़ता है चीजों पर, फ्रीजिंग पॉइंट पर, इन सब पर। तो तराई का ये असर है, ठीक है ना। अब 5वें का ब हो गया, अब 5वें का स कह रहा है, क्या है भाई, वाइब्रेटर पर भी टिप्पणी लिखनी है। वाइब्रेटर अभी बताएं हम थोड़ी देर पहले कि पूछा गया है कि वाइब्रेटर से कंक्रीट की कुटाई करते समय क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए। ज्यादा देर वाइब्रेटर चलाने से ब्लीडिंग होती है, ये बताए थे ना, फिर भी पढ़ लेते हैं। कंपकों द्वारा कंक्रीट संघनन के समय सावधानियां, ठीक है ना, क्या क्या सावधानियां हैं, चलिए सावधानियां देखते हैं, ठीक है। फर्मा के अंदर कंक्रीट बिछाने भरने कंपक का प्रयोग नहीं करना चाहिए, मतलब फर्मा के अंदर कंक्रीट डाले हैं, उसको भरने के लिए लगते हैं कुछ लोग चलाने, यानी पहले उसको हाथ से फैलाइए उसके बाद चलाइए। कुछ लोग करते हैं कि ऐसे ले आके पलट दिए और फिर उसी पर वाइब्रेटर चला चला के उसी से ढकेल रहे हैं, ये मत करिए, इसी को मना कर रहा है। यह परतों में बिछाई डाली गई कंक्रीट का संघनन करने के लिए ही काम में लाना चाहिए, मतलब पहले बिछा दिया गया हाथ से तब उसको लगाइए। गीली कंक्रीट का संघनन ध्यानपूर्वक करना चाहिए, यदि कंक्रीट का संघनन अधूरा रह जाता है तो इसकी सामर्थ्य प्रभावित होती है, जबकि अधिक संघनन करने पर कंक्रीट का मोटा मिलावा तली पर बैठ जाता है और इसका पृथक्करण हो जाता है, ब्लीडिंग भी हो जाती है। कंपकों को चलाने के लिए अनुभवी श्रमिक नियुक्त करने चाहिए। कंक्रीट का कंपकों द्वारा संघनन करते समय निम्न सावधानियां बरतनी चाहिए, क्या है, पहला शटरिंग, शटरिंग को हिला के तोड़ मत दीजिए, बहुत तेज कंपक खेलते हैं, वाइब्रेटर से बहुत तेज आवाज करते हैं, तो पता चले फर्मा बंदी मजबूत न रहे, कहानी खत्म हो जाएगी। कंक्रीट डालने के लिए लगाई गई शटरिंग व ढूला पर्याप्त मजबूत होना चाहिए। फर्मे से मसाले की रिसन नहीं होनी चाहिए। रिसन को रोकने के लिए फर्मे के भीतर धातु प्लाईवुड का आस्तरण लगाया जा सकता है, ठीक है ना। आगे कह रहा है कंक्रीट, सीमेंट कंक्रीट, सीमेंट कंक्रीट, सीमेंट कंक्रीट जल सीमेंट अनुपात कम रखना चाहिए। कंक्रीट को 15 सेंटीमीटर 30 सेंटीमीटर की परतों में डालना चाहिए और ऊपरी परत डालने से पहले निचली परत की कुटाई करनी चाहिए, ठीक है ना। कंक्रीट को परतों में डाल डाल के ये चीज करनी चाहिए, क्लियर है। आगे बोल रहा है कि कार्य के प्रकार के अनुरूप, कार्य के प्रकार के अनुरूप आंतरिक अथवा बाह्य कंपक का चयन करना चाहिए, इंटरनल और एक्सटर्नल वाइब्रेटर, ठीक है। कंपन माने कंक्रीट में कंपन, कंपक को इस प्रकार चलाना, कंपक मतलब वाइब्रेटर को इस प्रकार चलाना चाहिए कि इसका कोई कोना छूटने ना पाए, हर जगह वाइब्रेटर चल जाए। क्षेत्र पर कंपक समान रूप से कार्य करना चाहिए, मतलब हर जगह यूनिफॉर्मली चलाइए, ठीक है ना। दूरी, आंतरिक कंपक या इंटरनल वाइब्रेटर को 45 से 60 सेंटीमीटर की दूरी पर धंसाना चाहिए। एक जगह कंक्रीट में धंसाए तो फिर 45 से 60 सेंटीमीटर की दूरी पर 10 से 20 सेकंड तक कंपक को रखना पर्याप्त रहता है। जब 1 मिनट से ज्यादा चलाते हैं ना तो ब्लीडिंग होने लगती है। जब सतह पर मसाले की क्रीप प्रकट होने लगे और वायु के बुलबुले बाहर निकलना बंद हो जाए, मतलब मान लीजिए आप वाइब्रेटर चला रहे हैं और हवा के बुलबुले बाहर आना बंद हो गए हैं, तो आप समझिए हो चुका है, कंपक बाहर खींच लेना चाहिए। बाह्य कंपक शटरिंग पर 1 मीटर की दूरी पर लगाने चाहिए, ठीक है ना। आगे कह रहा है प्रक्रिया क्या होती है इसकी, सब चीजों के बारे में बता रहा है। प्रक्रिया मतलब कंपक यानी वाइब्रेटर, कंपक को कंक्रीट की परत की पूर्ण गहराई तक धंसाना चाहिए। आंतरिक कंपक को सीधा धंसाना व सीधा निकालना चाहिए ताकि कंक्रीट की सतह पर गड्ढा न बने। बाहर निकालते समय कंपक चलता रहना चाहिए। प्रबलन इस्पात, कंपक चलाते समय जैसे छड़ों का जाल बिछा रहता है और कंक्रीट भरते हैं उसी में निडल चलाते हैं, तो कभी छड़ों के जाल को डिस्टर्ब ना करे। कंपक चलते समय कंक्रीट में डाली गई प्रबलन छड़ों से टकराना नहीं चाहिए। तो इतनी सारी चीजें बताई गई और अभी तक जो है आपका जो बताया गया वो पूरा एक सेट पेपर का कंप्लीट होता है।
यदि आप लोगों को लगा कि इसमें सर हम लोग काफी पेपर कर सकते हैं या सर इससे फायदा हो रहा है, तो आपका कमेंट बताएगा कि मुझे अगला वाला इसका सीरीज लाना है या नहीं लाना है। तो जितना आप लाइक और कमेंट बटोरेंगे, जितना इसको शेयर करेंगे, अगली सीरीज उतनी ही जल्दी आप लोगों की लाई जाएगी। इस तरह से मैं पेपर दिखा दिखा के जिन्होंने पढ़ा है नहीं पढ़ा है सबका कल्याण होता रहेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।